नमस्कार विद्यार्थियों और साहित्य के अध्येताओं। आज के इस विशेष सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी ये मास्टर क्लास किसी आम विषय पर नहीं है, बल्कि आज हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्यिक आलोचना के सबसे बड़े और आधारभूत वास्तुकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में। हम गहराई से उनकी जीवन और उस अभूतपूर्व योगदान को समझेंगे जिसने हिंदी साहित्य की दिशा ही बदल दी। तो चलिए बिना देर किए अपने इस पाठ्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। आज हम जिन मुख्य बिंदुओं को कवर करने वाले हैं वे हैं उनका प्रारंभिक जीवन और विद्रोह, उनकी दिलचस्प अकादमिक यात्रा, उनके द्वारा किए गए अनुवाद और विविध कार्य, एक अपराजय समीक्षक के रूप में उनका रुतबा, एक साहित्यिक इतिहासकार के रूप में उनकी ऐतिहासिक भूमिका और अंत में हम समझेंगे उनकी निबंधकार वाली महान विरासत को। आइए शुरुआत करते हैं पहले भाग से, यानी उनका प्रारंभिक जीवन और विद्रोह। समझेंगे कि एक महान विद्वान की यह बिल्कुल गैर पारंपरिक सी शुरुआत आखिर हुई कैसे। उनके जीवन के इस सफर को समझना बेहद जरूरी है। जरा सोचिए, 1884 में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के एक छोटे से गांव अगोना में जन्मा एक बालक 1892 में अपने पिता के तबादले के कारण मिर्जापुर आता है। फिर 1909 में काशी पहुंचकर हिंदी शब्द सागर जैसे महाग्रंथ से जुड़ता है और अपनी मेहनत के दम पर 1937 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU में हिंदी विभाग अध्यक्ष के सर्वोच्च शिखर तक पहुंच जाता है। 1941 में अस्थमा के कारण उनका निधन तो हो गया, लेकिन ये यात्रा अपने आप में बहुत कुछ कह जाती है। अब हर महान कहानी में थोड़ा विद्रोह तो होता ही है ना? उनके शुरुआती जीवन में भी एक गहरा बौद्धिक विद्रोह छिपा था। एक तरफ उनके पिता का सख्त दबाव था कि बेटा सिर्फ उर्दू और अंग्रेजी ही पढ़ें, लेकिन दूसरी तरफ शुक्ल जी के भीतर हिंदी के प्रति एक ऐसा जुनून पल रहा था जिसे कोई दबा नहीं सकता था। जानते हैं उन्होंने क्या किया? वे अपने पिता की नजरों से बचकर बिल्कुल छुप-छुप कर हिंदी का अध्ययन करते रहे। और आपको यह जानकर शायद हैरानी हो कि अकादमिक परीक्षाओं में वे कोई बहुत मेधावी छात्र नहीं थे, बल्कि कई बार फेल हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने साहित्य, मनोविज्ञान और इतिहास का खुद से इतना गहन अध्ययन किया कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। मिर्जापुर में उन्हें पंडित केदारनाथ पाठक और बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगंज जैसे दिग्गज गुरुओं का सानिध्य मिला, और इसी लगन ने उन्हें सिर्फ हिंदी का ही नहीं बल्कि उर्दू, संस्कृत और अंग्रेजी जैसी 4 अलग अलग भाषाओं के साहित्य का धुरंधर बना दिया। आगे बढ़ते हैं उनकी जीवन की दूसरे भाग की ओर, उनकी अकादमिक यात्रा। एक साधारण क्लर्क से लेकर एक प्रतिष्ठित विभागाध्यक्ष तक का उनका यह सफर बहुत प्रेरणादायक है। उनके इस सफर में जो सबसे खास बात है वो है उनका स्वाभिमान। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत मिर्जापुर के एक दफ्तर में नौकरी से की, लेकिन वहां स्वाभिमान पर बात आई तो बिना सोचे इस्तीफा दे दिया। फिर वे एक मिशन स्कूल में ड्राइंग टीचर भी बने। इसके बाद असल बदलाव तब आया जब 1909-10 में वे बाबू श्याम सुंदर दास जी के साथ हिंदी शब्द सागर के संपादन से जुड़े। इसके बाद अलवर का एक छोटा सा प्रवास हुआ और अंततः उन्होंने BHU में प्रोफेसर और फिर हिंदी विभागाध्यक्ष का वो ऐतिहासिक पद संभाला। चलिए अब तीसरे हिस्से पर आते हैं, अनुवाद और विविध कार्य। शुक्ल जी ने गंभीर निबंध लिखने से पहले हिंदी साहित्य के फलक का कितना शानदार विस्तार किया, ये जानना बहुत दिलचस्प है। जरा उनके ज्ञान के दायरे को देखिए। वे सिर्फ एक भाषा तक सीमित नहीं थे। उन्होंने एडविन आर्नोल्ड की प्रसिद्ध किताब लाइट ऑफ एशिया का ब्रज भाषा में बुद्ध चरित के नाम से बेहद सुंदर अनुवाद किया। जोसेफ एडिसन के निबंध प्लेजर्स ऑफ इमेजिनेशन को कल्पना का आनंद के रूप में पेश किया। यहां तक कि बंगाली उपन्यास शशांक और विज्ञान व दर्शन से जुड़ी किताब रिडल ऑफ द यूनिवर्स को विश्व प्रपंच के नाम से हिंदी में उतारा, वो भी एक बहुत लंबी और मौलिक भूमिका के साथ। और यही जो उनकी बहुआयामी प्रतिभा थी ना, वही आगे चलकर उनके प्रमुख कार्यों में निखर कर सामने आई। सिद्धांतिक समीक्षा को गढ़ने के लिए उन्होंने रसमीमांसा जैसा ग्रंथ लिखा। तुलसीदास, सूरदास और जायसी पर उन्होंने इतनी विस्तृत समीक्षाएं लिखीं कि बाद में वे सब त्रिवेणी में संकलित हुईं। लेकिन सबसे बड़ा मील का पत्थर तो 1927 में आया। क्या आप सोच सकते हैं कि एक डिक्शनरी के लिए लिखी गई भूमिका आगे चलकर एक पूरा का पूरा महाग्रंथ बन जाए? जी हाँ, हिंदी शब्दकोश के लिए लिखी गई उनकी वही भूमिका आगे चलकर महान हिंदी साहित्य का इतिहास बनी। अब हम इस सत्र के सबसे अहम और चौथे भाग में प्रवेश कर रहे हैं, अपराजय समीक्षक। आखिर उन्होंने आलोचना के वो कौन से सर्वोच्च मानक तय किए जो आज तक कायम हैं? इस बात को समझने के लिए नलिन विलोचन शर्मा जी का ये कथन बिल्कुल सटीक है।
उन्होंने कहा था कि शुक्ल जी संभवतः उस युग में किसी भी भारतीय भाषा में सबसे बड़े समीक्षक थे। सच मानिए, उनकी तर्क क्षमता, उनकी तीक्ष्णता और निष्कर्षों में जो गहराई है, वो पूरे भारतीय आलोचना साहित्य के लिए आज भी गर्व का विषय है। उनकी इस महानता के पीछे एक बहुत ही दिलचस्प दोहरी पद्धति काम कर रही थी। उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक तरफ तो हमारी अपनी भारतीय रस और अलंकार की पारंपरिक आत्मा को कायम रखा और दूसरी तरफ उसे आधुनिक पाश्चात्य मनोविज्ञान का एक बाहरी ढांचा दे दिया। उन्होंने पूरब और पश्चिम का ऐसा अद्भुत संतुलन बनाया कि सिद्धांत और व्यवहार के बीच कोई खाई ही नहीं बची। उनकी समसामयिक जागरूकता यानी उस वक्त के वैश्विक साहित्य की समझ वाकई कमाल की थी। उस दौर में भारत में पहली बार टी.एस. सीलेट का उल्लेख करना कोई मामूली बात नहीं थी। 1935 में इंदौर में दिया गया उनका काव्य में अभिव्यंजनावाद का भाषण तो ऐतिहासिक है। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कवियों का सिर्फ भावुकता में नहीं बल्कि सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आधार पर विश्लेषण किया। और तो और, क्रोचे हों, कुंतक हों या खुद रविंद्रनाथ टैगोर, अगर कोई बात तर्क पर खरी नहीं उतरी तो शुक्ल जी ने निडरता से उनकी भी आलोचना की। और ऐसा वे इसलिए कर पाते थे क्योंकि वे लकीर के फकीर नहीं थे। वे श्रुति यानी बस सुनी सुनाई बातों या पुरानी किताबों में लिखे अंधविश्वासों को नहीं मानते थे। वे मुनि मार्ग के अनुयायी थे, यानी खुद के तार्किक चिंतन और अपनी बुद्धि पर भरोसा करना। अगर कोई पुराना सिद्धांत उनके तर्क की कसौटी पर पास नहीं हुआ तो उन्होंने उसे तुरंत खारिज कर दिया। इसी तार्किक चिंतन से उन्होंने भावयोग की एक बहुत ही सुंदर दार्शनिक अवधारणा दी। उन्होंने साहित्य को महज मनोरंजन नहीं माना। उन्होंने कहा कि जैसे कर्म योग और ज्ञान योग होते हैं, वैसे ही कविता भाव योग है। ये वो मार्ग है जो इंसान के हृदय को मुक्तावस्था यानी पूरी तरह से आध्यात्मिक और बौद्धिक आज़ादी के स्तर तक ले जाता है। साहित्य को वैज्ञानिक तरीके से परखने के लिए उन्होंने सिद्धावस्था और साधनावस्था का एक बड़ा ही स्पष्ट ढांचा तैयार किया। ये वर्ण विषय पर आधारित था और सबसे अच्छी बात ये थी कि उन्होंने अपने इस सख्त नियम को तुलसी और सूर जैसे महान कवियों से लेकर एकदम नए और छोटे कवियों तक सब पर बिल्कुल एक समान रूप से लागू किया, कोई भेदभाव नहीं। चलिए अब आते हैं 5वें भाग पर, साहित्यिक इतिहास के पुरोधा। देखेंगे कि कैसे उन्होंने इतिहास लेखन को सिर्फ कवियों की जीवनियों से बहुत आगे निकालकर एक नया रूप दिया। शुक्ल जी से पहले क्या होता था? साहित्य का इतिहास अक्सर सिर्फ कवियों के जन्म, मृत्यु और उनकी किताबों की लिस्ट बनकर रह जाता था, लेकिन उन्होंने इस पूरी व्यवस्था में एक क्रांति ला दी। वे पहले इतिहासकार बने जिन्होंने साहित्य को सीधे उस दौर की शिक्षित जनता के साथ जोड़ा। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि साहित्य समाज से कटकर कभी नहीं पनप सकता। उन्होंने साहित्यिक परिवर्तनों को बदलती हुई सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों से जोड़ा। उन्होंने ट्रैक किया कि कैसे समाज में होने वाले बदलावों से कविता की अलग अलग धाराएं जन्म लेती हैं, और इसीलिए उनका जो पूरा काल विभाजन या युगों का नामकरण है, जैसे वीरगाथा काल, भक्ति काल, वो इन्हीं व्यापक सामाजिक प्रवृत्तियों पर आधारित हैं। यह एक पूरी तरह से वैज्ञानिक और तार्किक विधि थी। अब हम पहुंच गए हैं अपनी इस मास्टर क्लास के आखिरी भाग में, निबंधकार की विरासत। आइए उनके निबंधों के गहरे प्रभाव को समेटते हुए एक समग्र निष्कर्ष निकालते हैं। अगर हम शुक्ल जी के निबंधों की विरासत का मूल्यांकन करें तो हमें 3 बिल्कुल संतुलित स्तंभ मिलते हैं। पहले हैं मनोविकार या मनोविज्ञान से जुड़े निबंध, दूसरे हैं सैद्धांतिक समीक्षा वाले निबंध और तीसरे हैं व्यवहारिक समीक्षा के निबंध। और ये तीनों ही स्तंभ अभूतपूर्व विद्वता, गहराई और एक बहुत ही कसी हुई तार्किकता की मिसाल हैं। उनके चिंतन के केंद्र में हमेशा एक बात रही, लोक संग्रह यानी जनता का कल्याण। उन्होंने कविता का मूल्यांकन इसी कसौटी पर किया कि वो समाज के लिए कितनी मंगलकारी है। हालांकि अपने इस मध्यवर्गीय नैतिक ढांचे और आदर्शवाद के कारण कभी कभार उन्हें कुछ आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा, लेकिन सच यही है कि इसी दृष्टिकोण ने जीवन, साहित्य और इंसानी भावनाओं के बीच एक ऐसा गहरा रिश्ता जोड़ दिया जो आज भी अटूट है। तो विद्यार्थियों, आज की ये क्लास यहीं समाप्त होती है, लेकिन जाने से पहले मैं आपके लिए एक विचार छोड़कर जा रहा हूं। आज जब हम हिंदी के सबसे महान साहित्यिक वास्तुकार की विरासत को देखते हैं तो जरा सोचिए, आधुनिक साहित्य लगातार बदल रहा है, विकसित हो रहा है, फिर भी शुक्ल जी के बनाए हुए सख्त सामाजिक मनोवैज्ञानिक मानक आज भी हमारी आलोचनात्मक सोच की नींव क्यों बने हुए हैं? इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। साहित्य को समझने के इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।